conditions. So today's session, investor awareness program. So first of all, we must understand what is we all are investors. So how we are important for the country as an investor. Do you feel proud on us as an investor? So to understand our importance for the financial market, just imagine if there is no one to invest their money in financial institution like bank, insurance company, mutual fund, share market. So are they exist? Yes, obviously your answer is no. So you can be interactive and you can submit your answer into the chat box also. तो आपका आंसर होगा नहीं, ये लोग हमें दिखाई नहीं देंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो पूरी फाइनेंशियल मार्केट किसके पैसे से चल रही है, किसके ब्याह पर चल रही है? दैट इज ऑन इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर नहीं है तो फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। So you are very much important for the country, for the development of the country। और अगर मैं बात करूं कि बिना इन्वेस्टर के कोई इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती, तो आई होप यू ऑल आर एग्री विद मी। आप मेरे से सहमत होंगे कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो बिना इन्वेस्टर के सरवाइव ही नहीं कर सकती। अब एज एन इन्वेस्टर हम लोग अपने पैसे को तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो उम्मीद के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो पूरी होती हैं, नहीं होती हैं? हम लोग क्या गलती करते हैं और क्या गलती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो जाती है, या हमारे क्या अधिकार हैं, कैसे हम उस अधिकार को ले सकते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सब बातों को लेकर के हम ये चर्चा करेंगे। और पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और सो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी। तो हम लोग अपने पैसे का क्या करते हैं? तो जो भी आपकी एक सर्टेन इनकम है, वो सर्टेन इनकम आपको पता है कि हर महीने आप कितना कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब वो इनकम आपके हाथ में आती है, तो क्या शुरू हो जाता है? आपके खर्चे। जैसे ही आपके पास कोई इनकम आई, आपने अपने खर्चे उससे मैनेज करे, और खर्चे मैनेज करने के बाद कुछ पैसा बचता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेविंग। और फिर हम उस सेविंग को किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग ये तीन काम अपने पैसे के साथ करते हैं। दैट इज स्पेंड, सेव एंड इन्वेस्ट। तो अब इन तीनों के बीच में हम लोग कैसे सामंजस्य बिठाएं, वही आज हमारे लिए एक विषय हो जाता है। और इन तीनों को जो बैलेंस होता है, स्पेंडिंग और सेविंग, वो एक हमारे पास टूल होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, कितना हमें खर्च करना है, कितना हमारा पैसा बच रहा है। तो उस टूल को हम लोग बोलते हैं बजट। तो हम लोग जब अपना बजट बनाते हैं, तो बजट में हमारी इनकम होती है, इनकम में हम लोग अपने एक्सपेंडिचर डिफाइन करते हैं, और फिर एक्सपेंडिचर डिफाइन करने के बाद जो पैसा बचता है, तो वो हमारी सेविंग कहलाता है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, तो हमारा वो बजट घाटे का बजट हो जाता है। तो फिर हमें अपने खर्चे कर्टेल करने पड़ते हैं, या फिर हमें लोन लेना पड़ता है। तो जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो आप लोन लीजिए या फिर सेविंग कीजिए। सेविंग से आप अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेविंग सेव करते रहिए और उन गोल को अचीव कीजिए। तो वर्ल्ड रिनाउंड इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, इनके बारे में आप सबने सुना होगा। तो वो क्या कहते हैं? डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो वो क्या कहते हैं कि जी हमारा अभी तक क्या बजट में हम लोग कैसे सीक्वेंसिंग कर रहे थे? पहले हमारी इनकम थी, इनकम में से हम लोग अपने खर्चे निकाल रहे थे, फिर जो बचता था उसे हम सेविंग मानते थे। लेकिन वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो इनकम आई है उसमें से अपनी सेविंग को पहले बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसके अंदर से अगर आप अपने खर्चे पूरे करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये वो आपकी इनकम के बराबर आपको रिटर्न देने लगेगा, या उससे ज्यादा रिटर्न देने लगेगा।
इफ यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको अपने इस प्लान को चेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स बजट और के अंदर स्पेंडिंग और सेविंग, जो आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेव करना है, तो सेविंग पहले आ जाएगी, तो उसके बाद एक्सपेंडिचर आएगी। अब हम लोग जब सेव करते हैं तो उसके साथ क्या गलतियां होती हैं, कैसे प्रॉब्लम्स रहती हैं। सेविंग करने से खाली एकोमोलेशन तो होता है पैसे का, लेकिन उसको हमें इन्वेस्टमेंट में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी ये तो मानते हैं कि भाई चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, कोई भी कमोडिटी है उसकी दरें बढ़ती रहती हैं। तो इससे आप कैसे जुड़े हुए हैं, हाउ यू आर एसोसिएटेड और इम्पैक्टेड बाय इन्फ्लेशन। एक इन्वेस्टर के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इससे अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% है और रेट ऑफ रिटर्न 3% है, तो आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में? आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोई भी आंसर करें, जो भी आपको समझ में आ रहा है, कि कोई ऐसा जो भी आपका रिप्लाई होगा वो आपकी ओपिनियन होगी। बहुत बढ़िया, मनीषा भट्ट जी ने कहा है लॉस, ज्योति अग्रवाल जी कह रही है लॉस, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर किया आपके लिए। तालियां। निकिता नेगी, ओके कोई बात नहीं। नितिशा देवी कह रही है लॉस, बहुत सही कहा, लेकिन किसी ने प्रॉफिट नहीं कहा, इसका मतलब आपको जो एक फंडामेंटल है वो पता है। तो लॉस कैसे हुआ, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो लॉस इस तरह से हुआ कि अगर कोई मुझे कमोडिटी आज 100 रुपए की मिल रही है, तो 7% इन्फ्लेशन के साथ 1 साल के बाद उसकी दाम हो जाएंगे 107 रुपये। और मैंने अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो 3% रिटर्न के साथ 1 साल के बाद मेरे 100 रुपये की वैल्यू होगी 103 रुपये। अब अगर मुझे वो कमोडिटी खरीदनी है तो मुझे 4 रुपये अपनी पॉकेट से मिलाने पड़ेंगे, दैट्स माई लॉस। मीन्स जो मेरे पैसा है उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है कमोडिटी की, क्योंकि मनी क्या है, इज अ काइंड ऑफ परचेज पावर। तो आपकी परचेज पावर, और कोई पावर का प्रिंसिपल होता है, पावर कोई भी पावर हो वो टाइम के साथ डेप्रिशिएट करती है, घटती है। तो अब इसका दो और चीजों पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, इट्स ऑन योर एक्सपेंसेस एंड ऑन योर सेविंग्स। तो सेविंग को हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे लगता है रूल ऑफ 70। अगर आप 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी उतने समय में आपके पैसे की जो वैल्यू है, परचेज पावर है, वो आधी रह जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लेशन रेट 7%, अगर हम लोग 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 साल में आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 50,000 रुपये। यहाँ पर जो आपको इलस्ट्रेशन है वो 5% के हिसाब से, मैं 7% के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लगता है रूल ऑफ 70। और अगर हम अपने घर के खर्च की बात करें, अगर आज का आपका घर का खर्च 30,000 रुपये से चल रहा है, तो 10 साल के बाद इसी घर को चलाने के लिए आपको 60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो अगर आज आप 10 साल पीछे जाएंगे, तो जो आटा आपको 10 रुपए किलो मिलता था, आज उसी के लिए आप लोग 40 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए खर्च कर रहे हैं। क्योंकि आटे की कोई क्वालिटी नहीं बढ़ी है, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन उसी आटे के दाम बढ़े हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर एक्सपेंसेस, ऑन योर सेविंग्स, और इन ऑल ऑन एज एन इन्वेस्टर। तो इसलिए अपनी सेविंग को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या है, जस्ट एकोमोलेशन ऑफ मनी, और इन्वेस्टमेंट क्या है, टू गेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट।
अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप तो आपका सेविंग ही है। सेविंग के बाद आप उसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में क्या शुरू हो जाता है कि जैसे अगर आप अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल करके अपने दोस्त को दे देते हैं, उधार दे देते हैं, मैं उधार वर्ड यूज करूंगा, तो क्या शुरू हो जाता है? व्हाट इज देयर? कोई शेयर करना चाहेगा? आप अपने दोस्त को पैसा देने से क्यों घबराते हो, क्यों परेशान रहते हो? क्या लगता है आपको? यस, रिस्क। वेरी गुड, मनीषा भट्ट जी ने बहुत सही कहा, रिस्क सुनिए। रिस्क इसका कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और तभी हम उसे व्हाट्सएप मैसेज करने लगते हैं कि भाई हाय हेलो, अगर रिप्लाई ठीक से आ रहा है तो हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, अदरवाइज परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में यही होता है। सेविंग हम लोग मानते हैं कि वो रिस्क फ्री है, हमारी पॉकेट के अंदर है। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा हैंड ओवर करते हैं। और जब हम दूसरे के पास हैंड ओवर करते हैं तो वहां पर क्या शुरू होता है? रिस्क शुरू हो जाता है। और वो रिस्क को समझना ही एक कला है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट। तो जो इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है, समझ, पूरी मार्केट को समझना पड़ता है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्या है। और ये एक कला है। तो जो इसमें जितना माहिर हो गया वो अपने इन्वेस्टमेंट से उतना ही ज्यादा रिटर्न बनाता है। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आप कैसे इसको जान सकते हैं, कैसे इसमें माहिर हो सकते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल हैं, हाउ टू चेक। तो वो सारी चीजें हम लोग बात करें। तो उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन का एक और चीज आ गई। अब आपके रिटर्न का बेंचमार्क क्या है? व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ योर रिटर्न? कोई बताएगा? क्योंकि बेंचमार्क हम लोग जनरली अनअवेयर रहते हैं। तो हमें यही नहीं पता होता कि हम लोग जो रिटर्न हमें मिल रहा है उसे हम किससे कंपेयर करें। और कभी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू भी नहीं करते हैं। हम लोग केवल कमाने में व्यस्त रहते हैं, अर्निंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने रिटर्न को कभी रिव्यू नहीं करते। तो इसलिए वो रिटर्न हमारा क्या होता है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को बोलता हूँ इट्स योर थर्ड चाइल्ड। ये आपका तीसरा बच्चा है। तीसरा बच्चा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है हम दो हमारे दो। तो दो बच्चे हम लोग इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन उन दो बच्चों की तो मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा, मीन्स इफ योर इन्वेस्टमेंट इज हेल्थी, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपके बच्चे के आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए अपने तीसरे बच्चे को भी आपको केयर करना है, मीन्स योर इन्वेस्टमेंट को भी आपको केयर करना है। और जिस प्रकार आप बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं उसी प्रकार आपको अपने इन्वेस्टमेंट का भी रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। एंड द बेंचमार्क इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने बैंक में एफडी करी 1 लाख रुपए की, आपको 6% के हिसाब से 6,000 रुपये ब्याज मिल गया। दिखने में तो आपको 6,000 रुपये ब्याज मिला है, कोई उसमें पासबुक में आपके दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन क्या ये एक्चुअल रिटर्न है या नोशनल रिटर्न? इसी और नोशनल रिटर्न, क्योंकि इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन 7% हम लोग मान रहे हैं, तो पहले ही आपको 1,000 रुपये के घाटे में आप लोग हैं। और अगर मैं मान लूँ कि चलो 5% इन्फ्लेशन है, तो आपको कितना फायदा हुआ? 1,000 रुपये का फायदा हुआ। क्योंकि 5,000 को तो वैसे ही वैल्यू बढ़नी चाहिए थी आपकी। और इस 1,000 रुपये के ऊपर आपको इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी है। अगर आप 20% के ब्रैकेट में हैं तो 1,200 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई, तो 200 रुपये उल्टा आपको अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। इस तरह से आपको अपने रिटर्न को एनालाइज करना चाहिए। तो दैट इज द इन्फ्लेशन इज अ बेंचमार्क ऑफ योर रिटर्न। कि आपका जो रिटर्न है वो बेंच इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और फिर टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, देन ओनली यू मेक हैंडसम इन्वेस्टमेंट्स। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो जाती है। प्लानिंग जब शब्द आता है तो हम लोग बड़े
इरिटेट से हो जाते हैं कि भाई हमारा प्लानिंग से क्या लेना देना है, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जनरली हमारे इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को फॉलो करते हुए होते हैं। तो वो कैसे हम लोग उससे पार पा पाएंगे? सभी के लिए एक थंब रूल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, या हर किसी को गाड़ी लेनी है, हर किसी को घर ही बनाना है, हर किसी को बच्चों की शादी करनी है, या ये व्यक्तिगत होते हैं? तो जो भी आपके फाइनेंशियल प्लान है ये आपके व्यक्तिगत होते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फेमस मूवी है जो आपने देखी होगी, जिसमें एक्टर जो है वो भगवान के सामने तीन गुल्लक रखता है। पहले गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरे गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। तो इसमें जो है ये तीन क्या है? ये तीन उसके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है। मैं उसको, जो भी उसकी अर्निंग है उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसको अपनी माँ का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है, और भाई की पढ़ाई करवानी है। इसी तरह से आपकी भी अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, और वही फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपके फाइनेंशियल गोल्स है। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है? तो अगेन आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े एडवाइजर आपके परिवार है। आपको अपने परिवार के साथ बैठना है, उनसे उनके सपने पूछने हैं, उनकी जो वो फ्यूचर में चाहते हैं वो पूछना है, आप क्या चाहते हैं वो पूछना है, फिर उसको लिख लेना है। और लिख करके उसमें देखना है भाई कितना अमाउंट से वो लाइबिलिटी या जो गोल है वो पूरे होने वाले हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगाना है कि कितने साल में आपको पूरा करना है। फिर उतने साल में अगर इन्फ्लेशन लगाएं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। और फिर आप उसको टोटल टाइम पीरियड से पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो नंबर ऑफ मंथ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मंथली एक फिगर आ जाएगी कि आपको हर महीना कितना पैसा बचा। तो इस तरह से एक हैंडसम फाइनेंशियल प्लान आपके पास तैयार है। तो फिर आप उतना पैसा बचाना शुरू कीजिए, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक अच्छा कॉर्पस तैयार है, जिससे आप अपने उस फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर मैं और डिस्कशन कर देता हूँ कि भाई अब ये जो उसने क्वेश्चन उठता है कि भाई उसने तीन गुल्लक क्यों रखी, एक गुल्लक से भी काम हो सकता था। कोई आंसर करेगा? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहें अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो। तो तीन गुल्लक, चलिए मैं बता दूं, तीन गुल्लक जो भी आपके गोल्स हैं उसको आपको टाइम के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं माँ का इलाज कराना, कितने समय में कराना होगा? कोई 10-20 साल का टाइम तो नहीं है। भाई डिजीज पता चल गई है, 6 महीने 1 साल का टाइम है, तो उतने ड्यूरेशन में उसको अपनी माँ का इलाज कराना है। उसके बाद मैं बात करूं बहन की शादी, तो मेरी बहन जवान है, 1 से 3 साल का टाइम है, उस टाइम पीरियड में उसकी शादी करनी है। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो 1 से 3 साल के अंदर अचीव करने होते हैं वो हमारे मिड टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो 3 से अधिक सालों में हमें पूरे करने होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी। अब जैसे आप लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको से देहरादून आना है, और आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? बाय एयर होगा। अगर आपके 6 घंटे का टाइम है तो बाय रोड, बाय ट्रेन, आप कैसे भी तरीके से आ सकते हो। और अगर 6 महीने का टाइम है तो आप ऑन फुट पैदल चल के भी आ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे हम लोग एयर से आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा खर्चा करना है, बाय रोड आ रहे हैं तो एज कम्पेयर टू एयर कम होगा, और पैदल आ रहे हैं तो जो कुछ हमारी जेब में है उसी के साथ हम लोग एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम लोग, जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं
उसके लिए हमें ज़्यादा एसेट एलोकेट करनी पड़ती है। मिड टर्म गोल के लिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कम रहता है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम जो भी हमारे मिनिमम अमाउंट है उसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको 50 से 60 रुपये शॉर्ट टर्म गोल के वो एलोकेट करने पड़ेंगे, और 20 से 30 रुपये आपको मिड टर्म गोल के लिए करने पड़ेंगे, और 10 से 20 रुपये आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए एलोकेट करने पड़ेंगे। तो दैट इज योर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। अब इसके बाद बात आती है, रिस्क टेकिंग की बात हम लोग करते हैं, तो शॉर्ट टर्म है उसके ऊपर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो वो हमें ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं जो बिल्कुल रिस्क फ्री हो। मिड टर्म के अंदर हम लोग मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग हाई रिस्क ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई उसने ये गुल्लक भगवान के सामने क्यों रखी। तो भगवान के सामने क्यों रखी होंगी, कोई बताएगा? तो भगवान के सामने रखने का कारण एक है कि यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आमंत्रित करते हैं। तो ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर किसी भी गोल को हम लोग लिख लेते हैं तो एफर्मेशन हो जाती है, उसके बाद हम लोग अगर उसे डेली विजुलाइज करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे जीवन में वो घटनाएं घटने लगती हैं। तो जब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो एक दिन भगवान के सामने तो जरूर जाता होगा, तो भगवान के सामने जाएगा तो उसको 3 गुल्लक दिखाई देंगी, और वो उसे मोटिवेट करेंगे अर्न करने के लिए। और शाम को जब आएगा तो वो मोटिवेट करेंगे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अपने लक्ष्य प्लान कीजिए और उसको लिखिए। लिख करके फिर उसे ऐसी जगह रखिए जहां पर दिन में कम से कम एक बार आप उसे देख पाए, और आई कैन गारंटी यू कि वो चीजें आपके जीवन में संभव होने लगी। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं कि जब हमारा फाइनेंशियल प्लान रेडी हो गया है, तो फाइनेंशियल प्लान जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो हमारी ऑप्शंस कहाँ हैं, कहाँ का हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसेट क्लास में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक डिपॉजिट रखते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं। तो ये वो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से सब लोग अपने पैसे को पूल करते हैं, और इनमें से किसी भी कैटेगरी की एसेट क्लास में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्या है? दिस फाइट फॉर इन्फ्लेशन फॉर यू। ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाने के लिए वो हमेशा उससे ज़्यादा रिटर्न देने का प्रयास करते हैं। जब आपको पैसा चाहिए होता है ये आपको प्रोवाइड करते हैं। पार्ट और पोर्शन में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। पार्ट और पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपने एफडी कराई है और आपको कुछ पैसे की आवश्यकता है, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, आपको 10,000 रुपये चाहिए, तो आपको अपनी 1 लाख रुपए की एफडी पूरी तोड़वानी पड़ेगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको 10,000 रुपये चाहिए, तो आप 10,000 रुपये भी निकाल सकते हो, बाकी पैसा आपका इन्वेस्टेड है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एसेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट एंड पोर्शंस। और इसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ती रहती है, और ये भी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट। तो इसमें एनएवी के बेस पर आपका इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन होती है, और इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े लो हैं। तो इसका आंसर क्या है? प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज द आंसर। तो प्रॉपर एसेट एलोकेशन क्या है कि जैसे आपकी एक बैलेंस थाली होती है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इसी तरह से अगर आप अपने एसेट को एलोकेट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग एसेट क्लास ढूंढ सकते हैं, और इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड की हेल्प से भी आप इन एसेट क्लास के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर है,
लोग जो है जनरली अपने इन्वेस्टमेंट अब म्यूचुअल फंड के अंदर करने लगे हैं। तो जैसा मैंने बताया, म्यूचुअल फंड एक तरह का वहीकल है या एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी एसेट क्लास के अंदर अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। और इसको कौन मैनेज करता है? फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं। हम दे स्टडी द फाइनेंशियल मार्केट, उनका पूरी एक R&D टीम होती है। और कम से कम मतलब आप 500 रुपये से इसमें अपना शुरुआत कर सकते हैं, और अभी से सीवी कोशिश करें कि 250 रुपये से भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाए। लेकिन एक चीज है कि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं दैट इज मार्केट के पैरेलल उसमें रहते हैं। नोबडी कैन गारंटी एश्योर्ड रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स। Investment in a mutual fund is the most cost efficient and is offer the lowest charges to the investor. And in the long term, market returns have the potential to perform better than the assured return product. तो इसमें फिक्स इनकम प्रोडक्ट की अपेक्षा अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो आप मार्केट से लिंक करते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसमें क्या है, इसका साइकिल रहता है। जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, दे पूल देयर मनी एंड हैंडेड ओवर टू द फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर पर्टिकुलर स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, स्टॉक से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को वापस करता है। दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। और इसमें क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे भी हम डिस्कस किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट, स्मॉल अमाउंट में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वेल रेगुलेटेड बाय सीबी। सीबी एक वॉच डॉग की तरह से पूरे ऑपरेशन को वॉच करता रहता है, और इन्वेस्टर के फेवर में वो कुछ भी निर्णय ले सकता है। लिक्विडिटी हाई है। अब म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर और स्कीम कैटेगरी की बात करें हम लोग, तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? तो इसमें जो स्पॉन्सर है वो एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और ट्रस्ट जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी फर्दर एजेंट, बैंकर, फंड अकाउंटेंट और RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी को अपॉइंट करती है। और इन्वेस्टर जो है अपना म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करके इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बन जाता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का पार्ट हो जाता है। फर्दर ये ट्रस्ट जो है कस्टोडियन भी अपॉइंट करता है। कस्टोडियन का रोल क्या होता है? टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड? अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड्स आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड आते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स और हाइब्रिड फंड्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड, लिक्विड फंड्स। और अदर फंड्स की बात करें तो ETF, गोल्ड ETF, ELSS, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम, ओवरसीज फंड एंड फंड ऑफ फंड्स। तो ये क्या होते हैं इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेबी कैटेगराइजेशन जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का रहता है, दैट इज इन इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एंड अदर स्कीम्स। तो इक्विटी स्कीम्स जो है वो क्या होती है? आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल रहता है। एंड यू कैन सिलेक्ट द स्कीम एज पर योर रिस्क एपेटाइट। तो इस कैटेगरी के अंदर बात करें तो हमारा मल्टी कैप फंड आते हैं। मल्टी कैप फंड के अंदर आपका कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होता है। लार्ज कैप फंड, इसमें 80% स्टॉक जो है वो लार्ज कैटेगरी के लिए होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 35% पैसा जो है आपका लार्ज कैप में लगता है और 35% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगता है। मिड कैप फंड्स, इसमें 65% पैसा आपका मिड कैप स्टॉक्स में लगता है। स्मॉल कैप, कम से कम 65% पैसा आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगता है। फ्लेक्सी कैप
इसमें ओपन एंडेड डायनेमिक स्कीम होती है, उसमें फंड मैनेजर को फ्रीडम दे देते हैं, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों में से जो उनको अच्छा लगता है उसमें एलोकेट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड, इसमें ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगता है जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, जो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है उनके शेयर्स में इसमें पैसा लगता है। वैल्यू फंड, इसमें ऐसे फंड्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगता है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ अप्रिशिएट होने वाली होती है। कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रेंड स्ट्रेटजी के साथ 65% पैसा ऐसे स्टॉक्स में लगता है। फोकस फंड, इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को फोकस करते हुए उस स्टॉक्स में 65% पैसा एलोकेट किया जाता है। सेक्टरल थीमेटिक फंड, अब पर्टिकुलर सेक्टर जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, रियल्टी हो गया, तो इस तरह के स्टॉक्स को फोकस करते हुए थीम को लेते हुए 80% पैसा इन स्टॉक्स में एलोकेट किया जाता है। एलआईएस फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। 80C में आप इसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं, और इसमें पैसा आपका इन कंपनियों में लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नोटिफाई की जाती है। और ईएलएसएस फंड के अंदर एक और ब्यूटी है कि इसमें जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 3 साल का रहता है, जबकि और स्कीम में इससे ज्यादा का लॉक इन रहता है। तो दिस लॉक इन इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द टैक्स सेविंग स्कीम होते हैं। अब डेट स्कीम की बात करें तो डेट स्कीम ये फिक्स इनकम प्रोडक्ट होते हैं, इसमें आपके पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न मिलता है। तो जो लोग छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और लो और मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो कैटेगरीज होती हैं, अगर हम लोग लो रिस्क कैटेगरी से शुरू करें तो ओवरनाइट फंड है, फिर लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स हैं, डायनेमिक बॉन्ड फंड है, मीडियम टू लो ड्यूरेशन फंड है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, इधर गिल्ड फंड है, गिल्ड फंड विद 10 ईयर मेच्योरिटी है, और फ्लोटर फंड्स हैं, क्रेडिट रिस्क फंड है। तो इस तरह से आप जो ड्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट मैटर करती है, तो जिस ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ड्यूरेशन के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपको एक दिन के लिए भी करना है तो ओवरनाइट फंड है, 90 दिन के लिए करना है तो लिक्विड फंड है, और 6 महीने के लिए करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, 1 साल के लिए करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं, 1 से 3 साल के लिए करना है तो मीडियम ड्यूरेशन फंड्स हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि ड्यूरेशन बढ़ती है तो वो रिस्क भी बढ़ता चला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको डेट फंड में करना है तो आप लो लो रिस्क कब होगा जब आपका ड्यूरेशन मिनिमम। तो डेट फंड की कैटेगरी ओवरनाइट फंड, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इसमें ड्यूरेशन के हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसमें आप लोग अपना एलोकेशन कर सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड इज अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी एंड हाइब्रिड डेट। तो इसमें इक्विटी और डेट का रेशियो मिला करके आपको एक हाइब्रिड की कैटेगरी में लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, रिस्क आपका मॉडरेट हो जाता है। तो इसमें जो लोग मिक्स सेफ्टी के साथ में इंटरेस्ट इनकम भी चाहते हैं, साथ में इक्विटी का एक्सपोजर भी चाहते हैं, तो उनके लिए हाइब्रिड फंड अच्छे रहते हैं, वो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपका 10 से 25% पैसा जो है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगता है, बाकी पैसा आपका इक्विटी सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। बैलेंस हाइब्रिड फंड, इसमें 40 to 60% पैसा आपका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगता है, वाइस वर्सा डेट इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें 65 से 80% पैसा आपका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगता है, रेस्ट गोज टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड,
तो इसमें आपका 0 to 100% पैसा डेट में भी जा सकता है, इक्विटी में जा सकता है, दैट इज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड मैनेजर। तो वहां पर आप उसको फ्रीडम दे देते हैं। तो अगर आप ये फ्रीडम देना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज में जाइए। अगर आप पहले से एश्योर हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपने लिए स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन, इसमें एटलीस्ट 3 एसेट्स के अंदर आपका 10% हर एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। आर्बिट्राज फंड, अब जैसे दो एक्सचेंज के बीच में प्राइस डिफरेंस रहता है तो उसको इनकेस करने के लिए आर्बिट्राज फंड रहते हैं। इक्विटी इस सेविंग स्कीम्स, जिसमें आपका पैसा डेबिट डेरिवेटिव में भी लगता है। तो इस तरह से ये आपके हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज हैं। देन सॉल्यूशन एंड अदर स्कीम्स की हम लोग बात करें तो अगर आप रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं तो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर। चिल्ड्रन फंड, इंडेक्स फंड, जो इंडेक्स फंड रहते हैं वो आपका, उनका पोर्टफोलियो इंडेक्स का रेप्लिका होता है। और फंड ऑफ फंड्स, इसमें कई फंड्स को मिला करके एक बुके तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क और मिनिमाइज हो जाता है। अब इंडेक्स फंड की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका रेप्लिका ऑफ द इंडेक्स। तो इसमें आपको एक रेडीमेड जो है पोर्टफोलियो मिलता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एम टू प्रोवाइड रिटर्न इन लाइन विद द इंडेक्स। और क्योंकि रेप्लिका है तो जनरली इंडेक्स का तो बराबर रिटर्न मिलता ही है, लेकिन इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स द रेप्लिका ऑफ इंडेक्स। पोर्टफोलियो सेम इंडेक्स का पोर्टफोलियो वही रहता है। तो इट इज सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर सीकिंग रिटर्न सिमिलर टू इंडेक्स। और जनरली जो हमारे पास रेडीमेड या स्कीम्स होती हैं तो उसमें आपको इंडेक्स से ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, लेकिन इसमें एट पार विद द रिटर्न ऑफ द इंडेक्स वो मिलता है। So index fund is the mirror of the market index, includes securities as part of the index in the same proportion weightage। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पैसिव फंड मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर एक और ब्यूटी है कि इसमें क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है, तो इसमें सेबी ने इसमें फी कैपिंग करी है, दैट इज 1.5%। जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअल लेवल पे उसमें आपको 1.5% की प्रोसेस सब्सिडी है। और बीटीएफ है, ईटीएफ में आपका रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेड्स लाइक कॉमन स्टॉक्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें पैसिव फंड मैनेजमेंट होता है, लोअर कॉस्ट ऑफ द फंड मैनेजर देन एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड की अपेक्षा इसमें भी आपको कम मिलता है क्योंकि इसमें भी एक बुके बना होता है और ये किसी इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हुए ईटीएफ डिजाइन की है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें आप रियल टाइम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसमें आपको 99.5% प्योरिटी के गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और ईटीएफ के जो प्राइस है वो गोल्ड प्राइस के पैरेलल मूव करता रहता है। और गोल्ड ईटीएफ आर द बेंचमार्क अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द गोल्ड। अब इंटरनेशनल फंड, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें इक्विटी और डेट कंपनीज ऑफ लिस्टेड अब्रोड, एडीआर, जीडीआर, डेट ऑफ कंपनी लिस्टेड अब्रोड, ईटीएफ ऑफ अदर कंपनीज। तो ये सारे आप इंटरनेशनल फंड को सिलेक्ट करके उनका भी एक्सपोजर आप लोग ले सकते हैं। तो फंड ऑफ फंड जैसा मैंने बताया, इसमें एक बुके डिजाइन हुआ था और बुके के अंदर आपको जो है मल्टी मैनेजर फंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि हर फंड का एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर होता है। और जो अगर आप 4 फंड को एश्योर करते हैं तो 4 फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं। और उस वजह से आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। आर्बिट्राज फंड एक मार्केट से दूसरी मार्केट के अंदर हम लोग अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं और इससे जो प्रॉफिट होता है वो आर्बिट्राज फंड के माध्यम से आपको मिलता है। और म्यूचुअल फंड स्कीम्स, विच वन टू बाय। अब इक्विटी स्कीम की बात करें तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। इक्विटी स्कीम के अंदर हाई रिस्क, तो हाई रिस्क किसके लिए बात आ रही थी? जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप इक्विटी स्कीम को ढूंढ सकते हो। हाइब्रिड स्कीम, मॉडरेट रिटर्न मॉडरेट रिस्क। तो रिस्क कब होगा? ये जो आपके मिड टर्म गोल्स हैं उसके लिए हाइब्रिड स्कीम ठीक रहती है।
डेट स्कीम लो मॉडरेट रिटर्न, लो मॉडरेट रिस्क। तो ये जो है ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हो जाती है। और लिक्विड स्कीम लो रिटर्न, वेरी लो रिस्क। जो आप लिक्विडिटी, जो इमरजेंसी फंड आप लोग बना के रखते हैं, वो इमरजेंसी फंड आप लोग लिक्विड स्कीम के अंदर एलोकेट कर सकते हैं। अब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो इसमें हमारे पास आता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसमें उस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पूरी जानकारी रहती है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये क्या कंटेन करते हैं? रिलेटेड द लीगल, टैक्स एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो आपके टैक्स ऑब्लिगेशन क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, वो सारी जानकारी आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन साई के माध्यम से मिलती है। देन की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है उस कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के साथ मिलती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको तीनों डॉक्यूमेंट पढ़ करके अपने आप को इंश्योर कर लेना चाहिए, वेदर दिस इज पर्टिकुलर स्कीम इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। और जो रनिंग स्कीम्स है उनकी फैक्ट शीट के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका पूरा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहता है। सीएसईआर क्या है, फंड मैनेजर कौन है, रिस्कोमीटर क्या है, किस कैटेगरी का रिस्कोमीटर है, तो सारा आपको एट अ ग्लांस एक मिल जाती है पूरी स्टडी। तो कोई भी एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर फैक्ट शीट पढ़ करके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्लान और ऑप्शन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टॉप में लिखा होता है डायरेक्ट और रेगुलर। तो डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि अगर आप बिना किसी इंटरमीडिएटरी के अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट प्लान की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो उसका ब्रोकरेज वाला पोर्शन है वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए आपके एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम हो जाते हैं। रेगुलर प्लान में आप किसी फंड मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी जो ब्रोकरेज है वो आपके इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट हो जाती है। तो इससे आपके एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करें, आप श्योर कर सकते हैं अपने आप को कि अगर आपको किसी आवश्यकता नहीं है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी की हेल्प से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। देखिए डिविडेंड ऑप्शन में लोगों को ये लगता था कि इसमें डिविडेंड मिल रहा है, तो सेबी ने इसको और क्लियर कर दिया है। दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। की हो सकता है कि वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से भी पैसा आ रहा हो, तो उसका नया नाम जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल है। तो ग्रोथ ऑप्शन में आपको डिविडेंड की फॉर्म में कोई पैसा नहीं मिलता है, और आपका पैसा एक तरह से इन्वेस्टेड रहता है, और लंबे समय में फिर आपको उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहां पर दिखाई देता है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान के अंदर आपको जब कभी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो प्रॉफिट डिक्लेयर होता है, वो आपको क्रेडिट हो जाता है, और इसमें उसी हिसाब से आपकी एनएवी डिक्रीज हो जाती है। और उसमें टैक्स लाइबिलिटी भी आपके डिविडेंड के ऊपर रहती है। तो ये जो पोर्शन है, अब आपकी क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ इन्वेस्टिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट हमारे पास है कि हम लोग एक मुश्त जमा कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि हम लोग जैसे आरडी करते हैं उस हिसाब से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है कि हमने एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और उसको टुकड़ों में हम लोग दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट स्कीम स्विचेस है, हम सारा पैसा एक ही स्कीम से निकाल करके दूसरी स्कीम के अंदर लगा सकते हैं। तो ये हमारे मोड ऑफ इन्वेस्टिंग है। और आजकल आपको मैं बता दूं कि सिप के माध्यम से पिछले महीने का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नियर अबाउट 25,000 करोड़ रुपीज का कंट्रीब्यूशन सिप ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया है। तो उसमें एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये हमारे एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन लेकर के आता है। एक अमाउंट हम लोग निश्चित कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है।
अब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की हम लोग बात करें तो मार्केट का एक करेक्टर है, मार्केट जो है फ्लक्चुएटिंग है, वोलाटाइल है, तो कभी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो उसको हम लोग कैसे हासिल करें, तो उसमें अगर हम लोग सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, फॉलिंग मार्केट के अंदर हमारी एनएवी डिक्रीज होगी, राइजिंग मार्केट में एनएवी इंक्रीज होगी। तो जब डिफरेंट टाइम स्लॉट के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे की जो यूनिट्स की है वो एवरेजिंग हो जाती है। और एवरेजिंग देखें तो जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एवरेज परचेज प्राइस तो जो है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर यूनिट है वो एवरेज परचेज प्राइस से कम रहती है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि एवरेज प्राइस से हमेशा आपको कम पैसे, कम कॉस्ट पर आपको यूनिट मिल रही है। एक और स्कीम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि आपने कोई अमाउंट फिक्स किया और आपको जो है पर मंथ बेसिस पर कोई अमाउंट चाहिए। जैसे हमारा मंथली इनकम स्कीम होती है उसी तरह से हम इसमें वो अमाउंट फिक्स कर देते हैं और डेट फिक्स कर देते हैं। तो हमारे जो लमसम इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसमें से वो पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने लगता है और बाकी पैसा हमारा इन्वेस्टेड रहता है। तो ये पैसा क्या होता है, एक तरह से रेगुलर सैलरी के रूप में आपके पास आने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल। इसमें हो सकता है कि आपके प्रॉफिट का भी पोर्शन हो प्लस आपके प्रिंसिपल अमाउंट का भी पोर्शन हो, या सारा ही प्रॉफिट हो या सारा ही प्रिंसिपल अमाउंट हो। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉफिट का पैसा रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉफिट। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और अगर आपको 5,000 रुपये महीना चाहिए तो 5,000 रुपये हर महीना आपका पैसा उतना ग्रो ना करे, लेकिन आपको हर महीना तो अमाउंट 5,000 रुपये क्रिएट करना है। तो हो सकता है कि 4,000 रुपये आपका प्रॉफिट आए और 1,000 रुपये आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होकर के आपको 5,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रिएट होगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड कैसे करें, तो इसमें प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एक केवाईसी करवानी होती है। केवाईसी के लिए आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके माध्यम से आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। और एक पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, पैन अकाउंट आपकी टैक्स ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो ये 3 चीजें होने से आप अपना म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मोड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, या तो आप फिजिकल मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल मोड में आपको पेन पेपर पे साइन करके अपना एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ऑनलाइन मोड में आप अपने लैपटॉप से ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। देन हाउ टू विड्रॉ योर मनी, अगर आपको रिडम्पशन चाहिए तो अगेन 2 तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन मोड में रिडम्पशन रिक्वेस्ट रेज करें या फिर ऑनलाइन मोड में भी आप लोग रिडम्पशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो दोनों ही मोड आपके पास अवेलेबल है। Now, what are the performance evolution principle? The mutual fund provide relative returns with respect to its benchmark, and the return of a fund should be measured over the recommended holding period, and the risk of fund undertake and the returns generated by taking the this risk should be proportional. अब नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिडम्पशन करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसे मार्केट क्लोजिंग के टाइम में जो भी उस फंड की वैल्यू होती है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस किया जाता है और उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू निकल करके आती है वो हमारी एनएवी कहलाती है। और ये एनएवी जो है डेली अपडेट होती है
म्यूचुअल फंड वेबसाइट के ऊपर, लीडिंग न्यूज़पेपर में और एमफी वेबसाइट पर। तो वहां पर जाकर के अगर आपको किसी भी फंड की एनएवी जाननी है तो आप डेली उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं, और उसका डेली का चार्ट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। प्रोडक्ट लेबलिंग, एक रिस्कोमीटर सेबी की तरफ से मैंडेटरी किया गया है। रिस्कोमीटर इज अ सेमी सर्कुलर प्रेजेंटेशन विच इंडिकेट द रिस्क ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसमें 6 कलर्स से इंडिकेट किया गया है। ग्रीन मीन्स द लो रिस्क एंड रेड मीन्स द वेरी हाई रिस्क। तो उसको देख करके एक इन्वेस्टर इंश्योर कर सकता है कि जो प्रिंसिपल, जो पैसा वो जमा जमा कर रहा है के ऊपर क्या रिस्क है। तो लो रिस्क मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज मच सेफर देन द वेरी हाई रिस्क होगा। तो ये एक इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए रिस्कोमीटर हर स्कीम के पेपर के ऊपर, जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है वहां पर होना जरूरी है। फैक्ट शीट के ऊपर प्रिंट होना मैंडेटरी। अब अगर आप अपनी नॉलेज एज एन इन्वेस्टर चेक करना चाहते हैं तो सेबी ने एनआईएसएम के सहयोग से सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम लॉन्च किया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। और ये इसमें पार्टिसिपेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें फंडामेंटल ऑफ बेसिक सिक्योरिटीज मार्केट और ये सारी चीजें आपको वहां पर जानने का मौका मिलता है। तो इसका लिंक यहाँ पर है sice.nism.ac.in। तो यहाँ पर आप रजिस्टर करके ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसका ये क्यूआर कोड भी है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉमिनेशन का। जो भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करें उसमें नॉमिनेशन जरूर फाइल करें, क्योंकि इन्वेस्टर के बाद अगर हमने नॉमिनेशन नहीं किया है तो उसके सक्सेसर्स को आपका इन्वेस्टमेंट एक्सेस करने में बड़ी परेशानी आती है। और आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो अनक्लेम्ड। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, बीच में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, और जिसको आपने नॉमिनेट किया है उसको आप कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें अपना नॉमिनेशन जरूर करें। और नॉमिनेशन की इम्पोर्टेंस आपको भी मैंने बताई है कि अगर आप के जो सक्सेसर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो नॉमिनेशन, जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे वो आसानी से आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर पाए। अदरवाइज उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, विच इज़ अ लीगल प्रोसेस, और उसमें टाइम टेकिंग और वेरी कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो दोनों तरह से लॉस होता है। नॉमिनेट करने के लिए आप एप्लीकेशन के टाइम पर भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, और बीच में भी आप कभी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। नो योर कस्टमर, केवाईसी डिटेल, जैसा भी मैंने बताया कि आपके पास एक अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आईडी होना चाहिए, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ एड्रेस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हें दे करके आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। SEBI registered mutual funds, we advise investor to make informed decision, and investor are cautioned about to invest only SEBI registered mutual funds। तो ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये आपको सेबी की साइट पर मिल जाएगी, intermediate.html के कौन कौन से म्यूचुअल फंड एएमसी वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। उन्हीं रजिस्टर्ड एएमसी में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। जी प्रणाम सर। बोले सर, मार्केट अभी गिर कहाँ रहा है? देखिए, इसके लिए तो मार्केट एक्सपर्ट अभी आपको बताएंगे, क्योंकि मार्केट गिरने के और उठने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसको हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ना कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं
तो ग्रीवेंसेस आप लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जो एएमसी है आप उसको अप्रोच कीजिए। तो जैसे यहाँ पर आईसीआईसीआई के हम लोग बात करें तो उनका inquiry.icici.eamc.com, इसके ऊपर जाकर के आप अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं, कोई क्वेरी है वो ले सकते हैं, ग्रीवेंसेस है उसको डाल सकते हैं, या इनका टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर भी आप लोग जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और हर एएमसी को एक कस्टमर केयर या इन्वेस्टर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रखना जरूरी होता है। इन्वेस्टर सेल उनके पास होता है, तो वो आपकी ऐसे इंक्वायरीज पढ़ो को सारी। केयर करता है और वहां से आपको सोल्यूशन देता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर राजन कोटक इज द सर्विस हेड फॉर आईसीआईसी प्रू एमसी। जब भी आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें भी उनका पूरा एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर, एवरीथिंग इज मेंशन, तो उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सीबी का पोर्टल है, स्कोर पोर्टल, उसके ऊपर जाकर के भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये स्कोर पोर्टल आप मोबाइल ऐप के रूप में भी अवेलेबल है, इसको आप मोबाइल पर भी डाउनलोड करके अपनी कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं। जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी आप इसमें रेज कर सकते हैं। तो डिस्क्लेमर की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो यहाँ पर जो भी बातें बताई गई हैं केवल एक नॉलेज के पर्पज से आपको बताई गई है, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन का यहाँ पर प्रयास नहीं है। लेकिन जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अपने आप को जरूर इंश्योर कर लें, तभी आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। So thank you very much for attending this session. If you have any query, you may ask. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना चाहे कैसा आपको सेशन लगा तो आप बता सकते हैं। मनीषा भट्ट जी ने क्वेश्चन पूछा, इफ समवन इज अनेबल टू पे हिज मंथली सिप ऑन द प्री डिटरमाइंड डेट, इज देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप उसको होल्ड कर Sir, सकते हैं और sir, can you do the last slide? ओके। हाँ, ये आप जो है Uh, Actually, this is the process to get the certificate for the session. The people should scan this QR code and put in the training code. Admin, can you put the training code? to see the admin, please give the training code for today session, for this session. One four seven one six. Okay, I will put in chat box. Okay, it's 14716 is the training code, and you can scan this I have already QR. shared in the chat box. So Mhm. I request to all the participants, those who have joined, kindly scan this through Google Scan. Google scanner is there with the Google, and then you have to put the training code 14716. Sir, please continue. Okay, thank you. I'm sharing the link also. So it's a feedback link. This is submit this feedback link. So Manisha is asking that if someone is unable to pay his monthly SIP on the predetermined date, is there any consequences? No, there is no consequences. So you just do one thing, you just pause or hold the SIP. आप उसको ऑनलाइन जाकर के होल्ड कर दीजिए या पॉज कर दीजिए, और जब आप कन्वीनियंट हो तो उसको ऑन कर दीजिए। बाकी जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एज यूजुअल ग्रो करता रहेगा।
इसमें कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। सोलोनी जी, ये पीपीटी हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे आपको, क्योंकि ये ओके। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई कोई प्रश्न किसी के मन में है? थैंक यू अनुराधा जी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। यस, और किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर कमल इज देयर? डॉक्टर कमल? Sir, if there is no more a query, so can we wind up this session? यस। Okay. I think one chat has come. So Sanjay Kumar is asking, I have started with 1000 rupees, no issue. Okay, so you can top up. इसको आप टॉप अप कर सकते हैं 1500 रुपये, अगर आप कन्वीनियंट है फर्दर तो आप 500 रुपये का टॉप अप कर सकते हैं अपनी सिप के अंदर। जो आपकी कंपनी है उन्हें आप बोल दीजिए कि मुझे 500 रुपये का टॉप अप करना है, वो आपकी अमाउंट बढ़ा करके 1500 कर दें। Okay, so thank you very much. I'm thankful to all the participants, those who have joined us for this session and make this session successful. So thank you very much. Good day. I request to admin kindly close the window. Thank you, Sanjay sir, for this Thank informative. you, Pankaj ji, Okay, for thank you.